नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पत्र लेखन एवं पत्राचार। तो पत्र लेखन एवं पत्राचार जो है सामान्य दैनिक जीवन में और उसके अलावा शासकीय पदों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यूपी के एग्ज़ाम्स में, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी में, यूपीपीसीएस मेंस में, सभी में जो है पत्राचार या पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इतना अंतर है कि जो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम है इसमें जो पत्राचार और पत्र लेखन पर आधारित प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और वहीं पर जो है जो लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं होती हैं उसमें जो पत्राचार होता है वहाँ पर जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी लिखित परीक्षा के अनुसार जो है फॉर्मेट बनाना रहता है, पत्र की सारी विशेषताएं लिखनी रहती, पत्रों में अंतर जो है लिखना रहता है। तो ये अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो जो पत्राचार से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, जो यूपीपीएससी जिस तरह से लोअर मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, बाकी एग्ज़ाम्स जो है यूपीपीएससी के हैं जिनमें पत्राचार पूछा जाता है, तो उसके लिए जो है ये लेक्चर पर्याप्त है। इसके अलावा आपको जो है कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने तरह के आपसे पत्र पूछे जाते हैं सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा जो आज का फोकस है वो कौन कौन सा है? शासकीय पत्राचार यानी जो है गवर्नमेंट लेटर्स जो है, या इसको हम ऑफिशियल लेटर्स कह सकते हैं। अर्धशासकीय पत्राचार यानी कि डेमी ऑफिशियस लेटर, जिसको डीओ भी कहते हैं शॉर्ट में। वैयक्तिक यानी पर्सनल, उसके अलावा व्यावसायिक समस्याओं के लिए पत्र यानी कि बिजनेस लेटर्स जिन्हें हम कह सकते हैं। उसके अलावा ऑफिस ऑर्डर जो कि सरकारी पत्राचार का ही एक प्रारूप है, कार्यालय आदेश, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जिसको विज्ञप्ति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और परिपत्र जिसको हम सर्कुलर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पत्रों को जो है आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी यूपीपीएससी लोअर मेंस 2019 वाली परीक्षा को देने जा रहे हैं तो वो जो है हमारे इस प्रोग्राम से, हमारे इस वीडियो लेक्चर कोर्स से जो है जुड़ सकते हैं। कम समय में बिल्कुल सटीक तैयारी के लिए, बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार तैयारी करने के लिए ये अपने आप में डिज़ाइन किया हुआ एक बेहतरीन कोर्स है, जिसके अंतर्गत जो है आपको वीडियो लेक्चर्स जितने भी सेगमेंट आपके सिलेबस में है बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार जो है सभी के वीडियो लेक्चर्स जो है, उसके अलावा हर सेगमेंट का पीडीएफ नोट्स, और ये पीडीएफ नोट्स जो है अपने आप में पर्याप्त है। हर तरह से जो है ये जांचा परखा हुआ है, बिल्कुल टू द पॉइंट एग्ज़ाम के हिसाब से ही लिखा हुआ है, एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित जो है कंटेंट के आधार पर लिखा गया है। इसलिए अगर आप इस कोर्स में इनरोल हो रहे हैं तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स से ही जो है आपकी पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। साथ में आपको जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। टेस्ट सीरीज जो है आप हमारे ऐप पर ऑनलाइन दे पाएंगे, कितनी बार भी आप दे सकते हैं, ये सुविधा है। उसमें आपकी रैंकिंग दिखेगी, सभी कुछ जो है आपको पता चलेगा। उसके अलावा उसकी सॉल्व्ड पीडीएफ जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ कहते हैं, जिसमें हर प्रश्न का व्याख्यात्मक हल दिया होगा, वो भी क्योंकि वो अपने आप में स्वयं भी एक नोट्स का कार्य करेगा। तो इस तरह से अगर हमारा ये जो वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है इसको हम देखें तो ये अपने आप में एक संपूर्ण प्रोग्राम है, जिसमें आपको कुछ भी जो है और अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो है अगर इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो इतना पर्याप्त है जिसके माध्यम से इस एग्ज़ाम को आप जो है क्रैक कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो है अगर आप जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे तो ये कोर्स जो है आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर जो है अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लोअर मेंस या लोअर पीसीएस मेंस लिखकर 9506742546 पर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए, और आपको जो है कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसीजर है, ये सब कुछ रिप्लाई में बता दिया जाएगा। बस मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है अपने आप में एक रामबाण कोर्स है, और इसके अतिरिक्त आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार इनरोल होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो है हमने जो है सही कोर्स को ज्वाइन किया है, जिसके आधार पर जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा पहले से ही कोर्स रन कर रहा है,
और जिस तरह से पिछली बार जो है हमने पिछले बैच में हमारे 8 सिलेक्शन हुए यूपीपीएससी के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम में, तो उसी जो है सफलता के ट्रेंड को हम आगे बढ़ाते हुए हमने जो है पूरा एक संपूर्ण कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें 3 कैटेगरी है, प्रीलिम्स और मेंस वाली एक साथ कैटेगरी रखी गई है, जिसमें आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस जो है एक साथ जो है कराया जाएगा, और साथ में आपको सभी सेगमेंट्स के वीडियो लेक्चर, सभी सेगमेंट के पीडीएफ नोट्स और सभी के जो है टेस्ट सीरीज प्राप्त होंगे। केवल प्रीलिम्स आप लेते हैं तो भी जो है आपको इसी तरह से जो है मेंस वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और कोई अगर केवल मेंस का जो है ज्वाइन करना चाहता है तो मेंस का ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आपको समीक्षा अधिकारी वास्तव में जो है बनना है या वास्तव में इस एग्ज़ाम को में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको प्रीलिम्स के साथ में ही मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस के लिए इतना कम समय मिलता है आपको, अगर आप रिजल्ट का वेट करते हैं प्रीलिम्स के जो है, तो आपको मेंस के लिए बहुत कम समय मिलता है, फिर आपकी तैयारी जो है उस स्तर की नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। तो इसका भी वही प्रोसीजर है, आप जो है इस नंबर पर ROARO वीडियो कोर्स लिखकर जो है 9506742546 पर जो है व्हाट्सएप से भेज दीजिए और आप हमारे कोर्स में जुड़ पाएंगे। तो अब मुख्य रूप से हम पत्राचार पर आते हैं। पत्राचार क्या होता है? पत्र लिखना पत्राचार कहलाता है, और पत्र लिखना भी अपने आप में एक कला है। जिस तरह से बाकी सारी विधाएं होती है उस तरह से पत्र लिखना भी अपने आप में एक आर्ट है। जिस तरह से आप निबंध लिखते हैं, डायरी लिखते हैं या अन्य जो है हिंदी के जो भी जो है विधाएं हैं, उसी तरह से पत्र लेखन भी है। तो पत्र लेखन निश्चित रूप से आपने किया होगा, बचपन से लेके आज तक जो है आपने कई सारे पत्र लिखे होंगे। अब तो जो है ईमेल ने जो है उसका स्थान ले लिया। तो अगर हम पत्र को बड़े 2 भागों में बांटें तो पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो जो है इनफॉर्मल लेटर्स को जो है हम हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ये अनौपचारिक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें औपचारिकता का कोई स्थान नहीं होता। ये किसी नियम में, किसी विशेष फॉर्मेट में, किसी विशेष सांचे में बंधे हुए नहीं होते हैं। आप अपना नाम दाएं लिखते हैं या बाएं लिखते हैं, आप सेवा में लिखते हैं या जो है चरण स्पर्श लिखते हैं, ये आपके ऊपर है। जिस तरह का आपका आदर का भाव हो, जिस तरह के समकक्ष व्यक्ति को या अपने से ज़्यादा जो है ऊपर वाले व्यक्ति को लिख रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को लिखें। यानी आपको किसी नियम कानून में, किसी निश्चित ढांचे में बंधकर चलने की आवश्यकता नहीं होती है जब हम अनौपचारिक पत्रों का लेखन करते हैं। तो जितने भी व्यक्तिगत श्रेणी के पत्र हैं, सगे संबंधियों को जो लिखे जाते हैं, माता पिता को जो लिखे जाते हैं, मित्रों को जो लिखे जाते हैं, इत्यादि सभी जो है इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। वहीं पर अगर औपचारिक पत्र को कहें तो ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं। जितने भी सरकारी पत्र होते हैं वो सभी जो है फॉर्मल लेटर्स या औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जिसमें शासनादेश है, परिपत्र है, अर्थशासकीय पत्र इत्यादि है, जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो फॉर्मल लेटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है एक निश्चित प्रारूप होता है। हर लेटर में कुछ विशेषताएं होती हैं, हर लेटर की कुछ निश्चित प्रारूप होता है। वहाँ पर तय है कि आपको प्रेषक सबसे ऊपर लिखना है अगर आप शासनादेश लिख रहे हैं, उसके बाद कॉमा लिखा के जो है लगाकर जो है जिसको आप भेज रहे हैं, जो भेजने वाला उसका नाम, फिर आप जो है जिसको भेज रहे हैं उसको आप सेवा में करके लिखेंगे। तो ये सब जो है कुछ ऐसे हैं स्थापित नियम, इसके बारे में बने हुए हैं। आपको दिनांक कहाँ पर लिखना है, आपको पत्र संख्या कहाँ पर डालनी है, आपको हस्ताक्षर कहाँ पर करना है, उसका पृष्ठांकन कैसे करना है, ये सभी जो है नियमों से बंधे हुए हैं। इसीलिए इनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पर्सनल लेटर की श्रेणी में जितने भी व्यक्तिगत होते हैं पत्र, ये सभी अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब जो है इसमें हम किस तरह से संबोधन करते हैं, किस तरह से अपने को दिखाते हैं, यानी इसको स्वनिर्देशन या जो है प्रशस्ति कहते हैं, अभिवादन किस तरह से लिखा जाता है, और आखिरी में समाप्ति कैसे करते हैं। तो जैसा भी केस होता है उस तरह से हम इसको जो है करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने से बड़े किसी आदरणीय संबंधी के लिए लिख रहे हैं तो हम किस तरह से उसकी प्रशस्ति लिखेंगे? आदरणीय लिख सकते हैं, जैसे आदरणीय बाबूजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी,
या पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी, पूजनीय गुरुदेव, इस तरह के शब्दों का, पूज्य या श्रद्धेय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप इसमें अभिवादन कैसे करेंगे अपने बड़ों का, तो सादर प्रणाम हम लिख सकते हैं, सादर चरण स्पर्श शब्द लिख सकते हैं, सादर नमस्कार लिख सकते हैं। समाप्ति में आपका बेटा, आपका पोता, आपका नाती, आपका शिष्य, आपका भतीजा, आपकी भतीजी, जो भी केस हो, जैसे संबंधों के लिए लिखा जा रहा है उसके अनुसार ये लिखा जाएगा। वहीं पर जब हम अपने से छोटे या अपने समकक्ष, अपने बराबर वालों को, अपने मित्रों को कोई पत्र लिखते हैं तो हम जो है प्रशस्ति में क्या लिखते हैं, यानी संबोधन में हम लिखते हैं प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिवादन हम किस तरह से करते हैं, मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, तुमको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो इस तरह का जो है हम जो है अभिवादन करते हैं। समाप्ति में तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा विश्वासभाजन, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक इत्यादि शब्दों का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो है सामान्य शिष्टाचार की बात है, जो आप भी जानते हैं अगर आपने जो है निश्चित रूप से पत्र किसी ना किसी को लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। अब हम जो है वैयक्तिक पत्र की बात करते हैं, क्योंकि वैयक्तिक पत्र के बारे में कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहला पत्र जो है हमारा है वैयक्तिक पत्र। तो एक पहला ही प्रश्न हो गया कि वैयक्तिक पत्र किस प्रकार का पत्र है, तो ये अनौपचारिक प्रकार का पत्र है, और इससे तात्पर्य ऐसे पत्रों हैं जिनको व्यक्तिगत मामलों में अपने पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या अन्य प्रियजनों को लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जो है होता क्या है, यहाँ पर जो पत्र होते हैं वैयक्तिक पत्र या पर्सनल लेटर, ये हृदय की वाणी के प्रतिरूप होते हैं। यानी हम वहाँ पर जो है कोई जो है एक आर्टिफिशियल भाषा का प्रयोग नहीं करते, हमारे जो वास्तव में हृदय में है वही हम जो है सीधे सीधे वहाँ पर लिखते हैं। अब वो शब्दों के चयन है कि आप कितने अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, मतलब इसमें बनावटी कुछ नहीं होता है। व्यक्तिगत पत्रों में, व्यक्तिगत पत्र जो है सीधे सीधे जो है उसमें आप अपने हृदय के भाव, विचार, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब ये किनको किनको लिखा जाता है, तो मित्रों को, सगे संबंधियों को, अपने परिचितों को, माता पिता को, गुरुजनों को, जितने भी पारिवारिक या जो है अन्य सामाजिक रिश्ते आते हैं, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, सभी में इसका ध्यान रखा जाता है। अब इसकी भाषा शैली कैसी होती है, तो इसकी कोई एक निर्धारित भाषा शैली नहीं है। इसकी भाषा शैली अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बस यही कह सकते हैं कि इसकी भाषा शैली घरेलू, सहज, सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। तो इसकी भाषा शैली कैसी होती है, सरल, सहज एवं घरेलू होती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि एक जो है पत्र की, हर पत्र की एक मर्यादा होती है। तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग या असंसदीय भाषा का प्रयोग या अपमानजनक भाषा का प्रयोग या कठोर शब्दों का प्रयोग जो है पत्राचार में, व्यक्तिगत पत्राचार में नहीं होना चाहिए। भले ही आप किसी नियम में नहीं बंधे हैं, लेकिन आप जो है शिष्टाचार के नियम से हमेशा बंधे हुए हैं, और आपको जो है जो मॉरल, नैतिक मूल्य हैं उसका ध्यान रखते हुए आपको हमेशा जो है शिष्टाचार की परिधि में सम्मान पूर्वक, एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर पूर्वक, भले आप अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं लेकिन उसमें आप तू तड़ाक की भाषा नहीं लिख सकते, वहाँ पर भी जो है एक मर्यादा होती है। छोटे को पत्र लिखने में भी जो है आपके शब्द जो है वो बहुत ही मर्यादित और जो है सरल और सम्मानजनक, आदरणीय भाव वाले होने चाहिए। वैयक्तिक पत्र के जो है इसको कितने भागों में, यानी जो इसके लेखन है, इसकी ड्राफ्टिंग है, इसको कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके भागों को समझते हैं। सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है। पत्र लिखते से समय सबसे पहले जो है पता लिखते हैं। ये जो है प्रायः किधर लिखते हैं, हम पत्र के बाईं ओर लिखते हैं। वैसे ऐसा कोई स्थापित नियम नहीं है, लेकिन पत्र में बाईं ओर हम पता लिखते हैं। तिथि और दिनांक लिखते हैं पत्र में जो है, और तिथि दिनांक जो है वही होना चाहिए जिस दिन आप एक्चुअल में उस लेटर को लिख रहे हैं। ये नहीं कि आप जिस दिन पोस्ट करने जा रहे हैं या जिस दिन भेज रहे हैं उस दिन आप जो है उस दिन का जो है उसमें लिखें। संबोधन, संबोधन के अभी बारे में हमने बात की पीछे जो है कि आदरणीय, पूज्यवर, इस तरह के शब्दों का जो है जैसा भी जो है संबंध है, जो है जो आपका प्राप्त करता है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, उस तरह का उसका करेंगे। उसके बाद अभिवादन में
अभिवादन में जैसे कि नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श इत्यादि जो है ये सब जो है अभिवादन में आ जाता है, जिससे हम शुरुआत करते हैं। अब मूल भाग आता है जिसमें विषय वस्तु, जो पत्राचार की जो है मूल विषय वस्तु है उसको हम यहाँ पर लाते हैं। यानी यहीं पर हमारा जो पत्र का उद्देश्य है, पत्र लेखन का, वो सारा और जो उसका प्रयोजन है वो इस भाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद जो है नीचे हम मंगल कामनाएं लिखते हैं, जैसे कि शुभकामनाओं सहित, सस्नेह, शुभचिंतक, इस तरह से जो है, या आपके स्नेह का आकांक्षी, इस तरह से लिखते हैं। फिर उपसंहार करते हैं, इसमें भी जो मंगल कामना लिखने के अंत में आपका भौदीय शुभाकांक्षी, इस तरह से हम लिखते हैं। फिर हस्ताक्षर लिखते हैं, पत्र के अंत में जो है हस्ताक्षर करते हैं। अगर आपका हस्ताक्षर जो है प्राप्त करने वाला पहचानता है, आप रेगुलर पत्राचार करते हैं, तो कभी कभी नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन नाम लिख देना एक अच्छी बात होती है। तो ब्रैकेट में हस्ताक्षर के नीचे हम अपना नाम लिख दें, वो उचित होता है। अब औपचारिक पत्रों की बात करते हैं, फॉर्मल लेटर्स की। तो फॉर्मल लेटर्स को जो है हम जो है कुछ भागों में बांट सकते हैं, कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो एप्लीकेशन वगैरह आती हैं और आवेदन पत्र आते हैं जो रिक्वेस्ट लेटर होते हैं। ये हम जो है भले ही पर्सनल लेवल पर जो है किसी सरकारी कार्यालय को भी लिख सकते हैं आवेदन पत्र जो है, अगर आवेदन मांगा गया है तो इस तरह से। और उसके अलावा जो है किसी ऑफिस में हैं आप तो अवकाश, सुधार इत्यादि के लिए लिखा जाएगा। संपादकीय पत्र वो होता है जो किसी भी जो है न्यूज़पेपर के यानी समाचार पत्र के, किसी पत्रिका के जो है संपादक को लिखा जाता है। यहाँ पर जो है आप उनकी किसी न्यूज़ या किसी लेख के बारे में अपने विचार, अपना फीडबैक देते हैं, या आप खुद का कोई आर्टिकल छपवाना चाहते हैं तो, या कोई सुझाव है आपके पास, कोई शिकायत है, कोई अपील है, तो ये जो है एडिटोरियल लेटर्स कहलाते हैं, जो किसी एडिटर को या संपादक को लिखे जाते हैं। इसके बाद बात आती है कार्यालयीय पत्र की या ऑफिस लेटर की। ऑफिस लेटर जो है किसी सरकारी अधिकारी को, जैसे मान लीजिए आप जो है नगर महापालिका के चेयरमैन को पत्र लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। या आप जो है किसी और विभाग के किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं किसी काम के लिए, किसी शिकायत के लिए, किसी सुझाव के लिए, तो ये सब जो है ऑफिशियल लेटर्स में आ जाएगा। इसके बाद जो है व्यावसायिक पत्रों की बात आती है, जिसको हम बिजनेस लेटर कहते हैं। तो दो व्यावसायिक संस्थानों, दो व्यापारियों, या जो है किसी बिजनेस के प्रयोजन से, किसी जो है व्यवसाय के प्रयोजन से जो लिखे गए पत्र होते हैं, ये बिजनेस लेटर्स कहलाते हैं। तो दूसरे टाइप का जो पत्र है, जो आपसे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, वो है बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स या व्यावसायिक पत्र जो है उन पत्रों को कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की, जो है जिनका मूल प्रयोजन क्या होता है, व्यवसाय को बढ़ाना, व्यवसाय को गति देना, यानी बिजनेस ओरिएंटेड जितने भी काम हैं उसके लिए ये जो है एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को, एक कंपनी दूसरे कंपनी को, एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म को, चाहे वो कोटेशन मांगने के लिए हो, चाहे वो टेंडर इनवाइट करने के लिए हो, चाहे वहाँ से कोई माल खरीदने के लिए हो, या जो है किसी अन्य तरह का प्रपोजल देने के लिए हो, तो ये सारे इसके प्रयोजन हो सकते हैं बिजनेस के लिए। और बिजनेस लेटर्स का भी बहुत महत्व होता है। और ये जो है फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में क्यों रखे गए, क्योंकि इनका एक निश्चित साचा होता है। इसमें भी जो है जो संबोधन कहाँ लिखा जाएगा, दिनांक कहाँ पड़ेगी, और संबोधन कैसे करेंगे और अंत कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है एक निश्चित जो है शिष्टाचार पत्र लेखन में चलता है। और इसकी भाषा शैली बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, द्व्यर्थी नहीं होनी चाहिए, और सम्मानजनक भाषा होनी चाहिए। बाकी जो है किस भाषा में लिखा जाए वो इस पे डिपेंड करता है कि जो है जिसको आप भेज रहे हैं अंग्रेजी में है या हिंदी में है, वो क्या समझता है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो है सारी व्यापारिक गतिविधियों के लिए इसको लिखा जाता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि बिजनेस लेटर्स जो है एक तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। मान लीजिए कोई बिल है या कोई बिल्टी भेजनी है, या आप जैसे आपने कोई सामान कुरियर किया, अब उसके सामान के साथ आपको बिल भेजना है,
तो वो क्या है, वो भी एक बिजनेस लेटर है। क्यों? क्योंकि वो जो बिल है जो है उस व्यापारी के पास पहुंचेगा जिसको आपने सामान भेजा है, तो वो उस बिल का भुगतान करेगा और उस भुगतान को करने के बाद वो आपको जो है सूचित करेगा, यानी जो है उसके जो है पेमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रेषित करेगा। और आपको पेमेंट प्राप्त हुआ तो आप एक रिसिप्ट उसको भेजेंगे अपने लेटर हेड पे लिख के, या आपके पास पहले से कोई छपाया जो है उसका फॉर्मेट है। तो कुल मिला के ये सब जो है जो बिजनेस लेटर्स के यही सब जो है प्रोविजंस हैं, और ये जो है उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। अब जैसे एक हिंदी भाषा का जो है एक बिजनेस लेटर है, तो इसमें जो है ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पर जो है दूरभाष संख्या लिखी हुई है, टेलीफोन नंबर, इधर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, बीचों बीच में फर्म का नाम लिखा हुआ है, या अगर वो बिजनेस कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ है, इसका पता लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है दिनांक लिखा हुआ है। फिर अगर ये लेटर किसी और लेटर के रेफरेंस में भेजा गया है, किसी पेपर के रिप्लाई में भेजा गया है, तो उसका जो है संदर्भ संख्या यहाँ पर, रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिख दिया गया है, जिससे आसानी से पता चल जाए कि किस लेटर के रिप्लाई में ये लेटर आया है। अब जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, नाम लिखा है, पूरा पता लिखा है, पिन कोड लिखा है, यानी फुल एड्रेस लिखा है, जिससे जो है उसको सीधे डिलीवर हो सके। फिर अगर बीचों बीच में क्या लिखा है, ध्यानार्थ, यानी किसके अटेंशन के लिए ये है, यानी ये लेटर तो है, मान लीजिए कंपनी है, अब उसमें 5-6 तरह के डिपार्टमेंट हैं, सेल्स अलग है और सर्विस डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजिंग डिपार्टमेंट अलग है। तो कुल मिलाकर जो है आप स्पेशली उस कंपनी में किसको लेटर भेज रहे हैं उसका, इसलिए यहाँ पर जो है स्पेशल अटेंशन किसको उस पर देना है उसका नाम यहाँ पर स्पष्ट कर दिया आपने, और यहाँ पर आपने सब्जेक्ट डाल दिया कि क्या सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर प्रिय महोदय लिखा जो है, और ध्यान रखिएगा जो फर्म होती हैं, बिजनेस फर्म है या कोई नॉर्मल फर्म है या कंपनी है, तो इनका जो जैसे हम लोग जो है नॉर्मल नाम में लिखते हैं श्री, श्रीमान, श्रीमती, तो यहाँ पर जो है मेसर्स का प्रयोग किया जाता है। एक जो है परंपरागत रूप से जो है मेसर्स सब जुड़ा जाता है, जैसे मेसर्स राज कंस्ट्रक्शंस, मेसर आर के ग्रोवर एंड सन्स, ये जो है डिनोट करता है कि ये एक फर्म है या एक कंपनी है या एक बिजनेस हाउस है या एक बिजनेस संस्थान है, तो ये मेसर्स शब्द यहाँ पर जोड़ा जाता है। अच्छा, ये एक पुराना फॉर्मेट हो गया। आजकल क्या चलन है, अब जो है लेटर हेड वाला चलन शुरू हो गया है। अब हर कंपनी का, हर बिजनेस हाउस का अपना लेटर हेड होता है, तो ये जितनी भी ऊपर कहानी लिखी है इसके ऊपर ये पहले से ही छपा रहता है, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, फैक्स नंबर, बीचों बीच में कंपनी का नाम, उनका पूरा पता जो है सब कुछ वहाँ पर दिया रहता है। इसके अलावा वहाँ पर लोगो भी लिखा रहता है। तो क्या होता है, इन सब चीज़ों को बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ऊपर से वो एक अट्रैक्शन भी जो है गेन करता है इस तरह का लेटर जो है। तो बाकी जो है इस तरह से ही लिखा जाता है। अब लास्ट में जो है जब पूरी बात अपनी लिख दी तो यहाँ पर भावदी कर लिखा कृते राज कंस्ट्रक्शंस, ये एक उदाहरण है। तो कृते मतलब किसके लिए, जो सिग्नेचरी है वो जो सिग्नेचर कर रहा है यहाँ पर वो किसके लिए साइन कर रहा है, तो वो जो है राज कंस्ट्रक्शन जो फर्म है इसके लिए साइन कर रहा है। जो साइन कर रहा है उसका ब्रैकेट में नाम लिखा जाएगा, और उसकी हैसियत क्या है इस कंपनी में या इस बिजनेस फर्म में, वो एक साझेदार है, यानी कि वो एक पार्टनर है। तो उसका जो है यहाँ पर ओहदा या जो है पोस्ट लिख दी गई। आगे बढ़ते हैं, औपचारिक पत्र को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब औपचारिक पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, उसको लिखने के लिए जो है कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्या होती है। पहला, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, यानी उनका एक बिल्कुल निश्चित नियम है कि अगर अर्थशासकीय पत्र संख्या, अर्थशासकीय पत्र है तो उसमें पत्र संख्या किस तरफ पड़ेगा, कार्यालय का पता किस तरफ पड़ेगा, भेजने वाले का और प्राप्त करने वाले के नाम और पते कहाँ लिखे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है एक परंपरा से जो है बिल्कुल फिक्स हैं, इसको जो है बदलाव नहीं किया जाता है। इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर पत्र संक्षिप्त होना चाहिए और सारगर्भित होना चाहिए। कम में जो है पूरी बात आपको अपनी कर देनी है। इसमें अनावश्यक बातें जैसे कुशल क्षेम या
आप कैसे हैं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, इस तरह की पर्सनल बातों का या कुशल क्षेम वाली बातों का उल्लेख नहीं हो सकता है। पत्र का जो आरंभ है और अंत है वो प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, लेख स्पष्ट होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। फिलहाल अब तो टाइपिंग का जो है शुरू हो गया है, अब ज़्यादातर लेटर्स जो है सरकारी विभागों में भी टाइपिंग से ही भेजे जाते हैं। यदि आपको पत्र जो है परीक्षा भवन में लिखने को कहा जा रहा है तो आप किसी का भी किसी प्रकार से उसमें नाम नहीं लिखेंगे। कहीं पर जहां नाम लिखने की जगह होती है वहां पर आप XYZ काखागा आबा सादा इस तरह से जो है लिखकर कोडिंग कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में किसी का नाम या पता नहीं लिखेंगे। पत्र जो है पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखना चाहिए, यानी जो है जो पत्र का अलाइनमेंट होता है वो जो है बाईं ओर का जो मार्जिन होता है, ये बाईं ओर का हाशिया कहलाता है ना, दोनों ही तरफ वैसे मार्जिन होता है, तो जो बाईं ओर का मार्जिन होता है यहाँ से मिले। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सेवा में, तो उसके बाद हमको महोदय लिखना है, तो महोदय भी हम जो है बाएं तरफ से अलाइनमेंट करेंगे इसका जो है, ठीक है। यही कहने का यहाँ पर मतलब है। पत्र को प्रयास करना चाहिए कि वो एक ही पेज में आ जाए, एक से ज़्यादा पेज में भी आएगा अगर मैटर ज़्यादा हो, लेकिन इतनी हमको संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक पेज में आ जाए तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। अब आते हैं औपचारिक पत्रों में। सरकारी पत्रों का बहुत चलन है जो मुख्य रूप से हमको पढ़ना है। तो सरकारी पत्र को शासकीय पत्र जो है या राजकीय पत्र के नाम से भी जानते हैं। ये पत्र क्यों लिखे जाते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि शासकीय पत्र जो है सरकारी कामकाज के प्रयोजन से लिखे जाते हैं, जो किसी एक जो है ऑफिस बियरर या पदाधिकारी द्वारा दूसरे पदाधिकारी को, एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को, या कई अन्य कार्यालयों को, एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को या कई अन्य विभागों को लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो है शासकीय पत्राचार के लिए दो सरकारी अधिकारियों या दो सरकारी इस्टेब्लिशमेंट संस्थानों के बीच जो है पत्राचार होता है। अब ये किन किन कंडीशन में लिखते हैं, जैसे कि एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को पत्र लिख रही है, केंद्र सरकार राज्य को लिख रही है, राज्य सरकार केंद्र को लिख रही है, राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को या कई राज्य सरकारों को लिख रही है, एक सरकारी विभाग है वो दूसरे सरकारी विभाग को पत्र लिख रहा है या कई विभागों को एक साथ लिख रहा है, जैसा कि सर्कुलर में किया जाता है या अन्य पत्र के टाइप में किया जाता है। एक सरकारी कार्यालय द्वारा दूसरे सरकारी कार्यालय विभाग को लिखा जा रहा है। अब शासकीय पत्र जो है या सरकारी पत्र बहुत तरह के होते हैं, गवर्नमेंट लेटर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो कुछ को आप यहाँ पर देखिए जो है जो प्रकार हैं, इनको बस नाम जरूरी है, बाकी जो इसमें से महत्वपूर्ण पत्र हैं उनको हम अभी आगे डिस्कस करने जा ही रहे हैं। जैसे शासनादेश, ये हमको पढ़ना है, ये बहुत जो है सबसे जनरल सरकारी पत्र जो है, सबसे साधारण सरकारी पत्र जो है शासनादेश होता है। दूसरा जो है अर्धशासकीय पत्र होता है जिसको डीओ या डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, और ये जो है सरकारी पत्राचार का अपवाद होता है। क्यों? क्योंकि ये पत्र जो है औपचारिक होते हुए भी अनौपचारिक भाषा शैली में लिखा जाता है, यही जो है अपवाद है। बाकी इस पे आगे डिस्कस करेंगे। अगला है परिपत्र, जिसको सर्कुलर कहते हैं। जब हमको किसी जो है सूचना या किसी आदेश या किसी निर्देश को एक से ज़्यादा लोगों के बीच सर्कुलेट करना होता है तो हम परिपत्र का प्रयोग करते हैं। चौथा है कार्यालय ऑर्डर या ऑफिस ऑर्डर जो है, जिसको कार्यालय आदेश कहते हैं। इसी तरह का लगभग होता है ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको कार्यालय स्मृति पत्र कहते हैं। फिर हमको पढ़ना है अधिसूचना। अधिसूचना जो है जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं और इसको जो है विज्ञप्ति के नाम से भी जाना जाता है। संकल्प, अनुस्मारक पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, पृष्ठांकन, निविदा, प्रस्ताव, तार, अशासकीय और दूतगामी पत्र, ये सभी जो है इनको जो है आपके सिलेबस में जो है इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको नाम जरूर पता होना चाहिए कि ये जो है सभी फॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में आते हैं। अब हमको कोई भी पत्र लेखन करना है, किसी भी प्रकार का पत्र लेखन करना है, तो उसके कुछ जो है आवश्यक या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। जैसे कि सबसे ज़रूरी है कि उद्देश्य, अगर आपके पास उद्देश्य ही नहीं है, बिना उद्देश्य के वैसे भी कोई कार्य नहीं होता है, तो पत्र लेखन के लिए भी आपके पास एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए।
और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आप ये तय करेंगे कि आपको किस तरह का पत्र लिखना है। उसकी शैली कैसी है? शैली जो है संबोधित व्यक्ति के अनुसार होती है। अगर आप जो है अपने से उच्च ऑफिस को लिख रहे हैं, अपने से निम्न ऑफिस को लिख रहे हैं, अपने समकक्ष को लिख रहे हैं, तो जैसा जो है आप पत्र लिख रहे हैं उस तरह का, और शैली जो है पत्र के प्रकार पे भी डिपेंड करती है। फिर बात होती है सहजता की, यानी जो पत्र है वो सरलता से समझने योग्य होना चाहिए। उसमें द्व्यर्थी बातें या बहुत क्लिष्ट भाषा शैली का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि जो पत्र प्राप्त करे वो जो है उसको समझ ही ना पाए। शिष्टाचार बहुत ज़रूरी होती है। पत्र की जो है जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो विनम्र और गरिमामयी भाषा होनी चाहिए, जिससे किसी की जो है भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। फिर व्याकरण का सबसे ज़्यादा महत्व है पत्र लेखन में, क्योंकि आप हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं ये अपनी जगह है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है बहुत ही कंसीडर की जाती है, इसलिए उस पर बहुत ध्यान देने बहुत है। सुलेख होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी लेखनी आपको निश्चित रूप से अट्रैक्ट करती है। ये जो है प्रारूप जो है पत्र के संबोधन के अनुसार होना चाहिए। अगर वो शासकीय हेतु है तो उसमें विशिष्ट भाषा शैली और प्रारूप का पालन होगा। बाकी अगर सामान्य है, बिजनेस लेटर है या उस तरह, तो उनके अलग प्रारूप होते हैं। संक्षिप्तता, जिसको सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं पत्र लेखन का, पत्र जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र जितना भी संक्षिप्त हो और उसमें आप अपनी बात को सहजतापूर्वक दूसरे तक पहुंचा सकें, ये जो है जरूरी है। अब हम आगे पत्रों को जब पढ़ेंगे तो उसमें हम जब शैली की बात करेंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष शैली का जिक्र करेंगे। निश्चित रूप से आपने जो है ये प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष वगैरह पढ़ा है, हिंदी में, सामान्य हिंदी में पढ़ा होगा। यहाँ पर एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं, क्योंकि पत्र लेखन के संदर्भ में जब ये प्रयोग किए जाएंगे तो आप आसानी से उसको समझ सकें। तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं हिंदी में। पहला है उत्तम पुरुष, जिसको हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। उत्तम पुरुष क्या है? जब कोई लेखक या वक्ता अपने बारे में कोई बात बता रहा हो तो वो खुद को इंगित करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो प्रथम पुरुष जो है कहलाते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, मुझको, मेरे इत्यादि शब्दों का प्रयोग जो है प्रथम पुरुष शैली में किया जाता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है? कोई श्रोता या कोई लेखक या जो है वक्ता जब किसी, जिसको वो पत्र लिख रहा है, पत्र जो है लिख रहा है, यानी जो पत्र प्राप्त करता है वो क्या कहलाएगा? वो पाठक कहलाएगा पत्र का, या सुन रहा है तो वो श्रोता कहलाएगा। तो जो पाठक या श्रोता के बारे में बात की जा रही है तो उसके लिए जो है क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं? जैसे कि आप, तुम, तुमको, तू, तेरा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुझे। तो ये जो है मध्यम पुरुष शैली हो गई। अब एक अगली शैली है जिसको हम अन्य पुरुष कहते हैं, यानी यहाँ पर ना लेखक की बात हो रही है ना पाठक की बात हो रही है। ये लेखक पाठक से जो भी लिख के कह रहा है एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो ये जो है तीसरा व्यक्ति क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष कहलाएगा। उसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? जैसे यह, वह, ये, वे, ये सभी जो है तीसरे व्यक्ति के बारे में व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो ये अन्य पुरुष शैली हो गई। तो ये तीनों शैली आप समझ गए होंगे। आगे जब भी हम पत्रों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग होगा। अब सरकारी पत्र लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं? सरकारी पत्र लेखन जो है पूर्णतः औपचारिक होते हैं। मतलब ये जो है औपचारिक होते हैं, इनमें जो है व्यक्तिगत बातों का कोई भी जो है स्थान नहीं होता है। इसका एक अपवाद है जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अर्धशासकीय पत्र होता है वो क्या होता है? वो अनौपचारिक भाषा शैली में लिखा जाएगा, यानी वो औपचारिक पत्र होते हुए भी अनौपचारिक भाषा शैली में लिखा जाता है, क्योंकि 2 अधिकारी एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जो है पत्राचार के लिए लिखते हैं। दूसरा, चूंकि ये औपचारिक है तो हर पत्र का अपना एक निर्धारित प्रारूप है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। शासनादेश एक अलग तरीके से लिखा जाता है, सर्कुलर या परिपत्र अपनी तरह से लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र का अलग फॉर्मेट है, कार्यालय आदेश का एक अलग फॉर्मेट है।
तो ये जो है एक निर्धारित प्रारूप होता है और ये एक निश्चित ढांचे में ढला होता है। इसमें नियम, उपनियम तथा तथ्यपरक सामग्री को समाहित किया जाता है। सरकारी पत्र या तो राजभाषा में लिखे जाते हैं जो उस स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की राजभाषा है, या तो वैकल्पिक राजभाषा। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो है वैकल्पिक या द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। तो यहाँ पर जो है हिंदी और उर्दू दो राजभाषाओं का प्रयोग जो है किया जाता है। इसमें आदेश या सूचना प्रस्तरवार यानी कि पैरा डालकर जो है पैराग्राफ क्रमांक अंकित करते हुए लिखा जाता है। जैसे कि हमने लिखा महोदय, महोदय से हमने मान लीजिए पत्र की शुरुआत की, ऊपर प्रेषक और वो सब हो गया। तो पहला पैरा जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ पर हम पॉइंट नंबर 2 डालेंगे और पहले के लिए पॉइंट 1 नहीं डाला जाता है, मतलब पहले में क्रमांक नहीं डाला जाता है, वो जो है खुद ही मतलब जो है डिसाइड है कि वो पहला ही है। इसके बाद दूसरा पैरा हुआ, तीसरा पैरा नंबर डालते हैं। अच्छा, ये डालते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि जब इसका प्रत्युत्तर या रिप्लाई जो है दूसरा व्यक्ति करता है और उसको बताना है कि आपने पैरा नंबर 3 में ये लिखा था, उसके रिप्लाई में मुझे ये कहना है, तो उसको जो पैरा नंबर 3 में आपने पूरी बात लिखी है वो दोबारा वहाँ पर कोट करके रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो केवल इतना लिखेगा कि आपके पैरा नंबर 2 के जवाब में मुझे ये कहना है या उसके उत्तर में ये अवगत कराना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पैरे में ये जो है बटे रहते हैं। पैरा का इसमें जो है बहुत ही महत्व होता है। जितने भी सरकारी पत्र हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं एक अपवाद को छोड़कर। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जितने भी सरकारी पत्र हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, यानी तीसरे पक्ष की बातचीत करते हुए। इसका अपवाद है अर्थशास्त्री पत्र, जिनको हम डीओ लेटर्स कहते हैं, जिसके बारे में भी हमने ब्रीफ में चर्चा की। अर्थशास्त्री पत्र जो है या तो प्रथम पुरुष में या मध्यम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, यही इसका अपवाद है। सरकारी पत्र में संक्षिप्तता का जो है बहुत ध्यान रखा जाता है। कम से कम शब्दों में अपने आदेश, निर्णय, नीति, निर्देश, समस्या, निदान इत्यादि को यहाँ पर तर्कसंगत और विधि सम्मत से तरीके से लिख दिया जाता है। अब कोई भी सरकारी पत्र हैं उसके सामान्य रूप से 3 भाग होते हैं। वैसे जो बाकी पत्र होंगे आगे उनके अलग तरीके से भाग करें, लेकिन अगर एक सरकारी पत्र जो है, एक नॉर्मल सरकारी पत्र की बात करते हैं तो उसको हम 3 बड़े भागों में बांटते हैं। पहला है उसका आरंभ। आरंभ में क्या आता है? अभिवादन, जैसे कि प्रेषक सेवा में दिनांक आ जाएगा, स्थान आ जाएगा, विषय आ जाएगा। ये सभी जो है क्या किस में आ जाएंगे? ये सभी आरंभ में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं मध्य भाग की। मध्य भाग में महोदय से लेके और जहाँ तक जो है हम पत्र में अपने पूरे कथ्य को, मूल कथ्य को लिख रहे हैं, जिसमें आपका पूरा मूल उद्देश्य समाहित होता है और सारे महत्वपूर्ण तथ्य जिसलिए आप लेटर लिख रहे हैं वो सब कुछ आ जाता है। अंत में प्रेषक का विवरण, जो लेटर को साइन कर रहा है, जो उसको प्रेषित कर रहा है, उसके बारे में उसका नाम, कार्यालय इत्यादि, उसका पद नाम आ जाएगा। अपेक्षाएं, धन्यवाद, ये सब भी जो है ये सब वहाँ पर लिख सकते हैं। मंगल कामना, अनुरोध इत्यादि जो है जो लास्ट लाइन में लिख के वहाँ पर साइन कर सकते हैं। अब शासकीय पत्रों में किस तरह से संबोधन किया जाता है, जैसे कि महोदय, श्रीमान, ये सबसे कॉमन है, ये अधिकारियों के लिए किया जाता है। प्रिय महोदय, महानुभाव, ये गैर अधिकारी या व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों के लिए किया जा सकता है। महोदय या महोदय वृंद, ये व्यावसायिक संस्थाओं को, जैसे कि कोई बिजनेस लेटर में हम लिखते हैं, उसी तरह से अगर किसी सरकारी कार्यालय से किसी बिजनेस फर्म को एक लेटर जा रहा है तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। महोदया निश्चित रूप से जो है यहाँ लिंग परिवर्तन किया गया है क्योंकि ये महिला अधिकारी के लिए लिखा गया है। प्रिय श्री, श्री इत्यादि जो है, प्रियवर, प्रिय डॉक्टर साहब, प्रिय इंजीनियर साहब इत्यादि तरीके से अर्थशास्त्री पत्रों में श्रीयुत भी लिखा जाता है अर्थशास्त्री पत्रों में। इसके बाद भावदीय,
ये अभिनिवेदन होता है, मतलब स्वयं का जहाँ पर साइन और नाम पद नाम आता है उसके ऊपर भौदीय लिखते हैं। तो ये सबसे कॉमन लैंग्वेज है सरकारी पत्रों की, ज़्यादातर में भौदीय का ही प्रयोग होता है। आपका विश्वसनीय, आपका विश्वासभाजन, ये सभी जो है ज़्यादातर जो है अर्धशासकीय पत्रों में जो है संबोधित किया जाता है। अब शासकीय पत्र की संरचना क्या है? भाग तो 3 बड़े भाग हो गए, लेकिन संरचना की दृष्टि से अगर देखें, ड्राफ्टिंग की दृष्टि से देखें, तो हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या हो गया? पत्रांक, जो शासनादेश है। अब यहाँ पर सरकारी पत्र के अंतर्गत जो है हम शासनादेश पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर या जीओ। अब इसका प्रारूप भी हम देखेंगे। तो ये जो है तीसरे तरह का हमारा महत्वपूर्ण पत्र हो गया, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पत्रांक सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर डालते हैं, उसमें पत्र संख्या लिखा होता है, अनुभाग, वर्ष, तिथि, स्थान इत्यादि सब आ जाता है। दूसरा जो है भाग होता है संबोधन और विषय, इसमें आ जाता है, जो सेवा में प्रेषक और विषय आ जाता है। मुख्य भाग में पूरी प्रसंग, भूमिका, तथ्य, कारण, तर्क सभी कुछ जो है यहाँ पर निष्कर्ष का उल्लेख करते हुए परिसमाप्ति लिख देते हैं। उसके बाद निर्देश, अनुरोध, निष्कर्ष, समापन, इसको समझ लीजिए कि वो आखिरी पैरा है, जो आपके मूल जो है लेटर का आखिरी पैरा। उसके बाद पृष्ठांकन। पृष्ठांकन का मतलब ये है कि अगर आपको इसी पत्र की, जो आपने शासनादेश लिखा, इसकी प्रतिलिपि कई और लोगों को भेजनी है, इसी सूचना से संबंधित व्यक्तियों को भी अवगत कराना है, कुछ अन्य या अधिकारियों को या विभागों को, तो हम पृष्ठांकन या इंडोर्समेंट करते हैं। किस तरह से करते हैं ये सभी अभी आगे हम देखने जा रहे हैं। तो ये एक जो है टिपिकल शासनादेश है। थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे ऊपर जो है दाहिनी ओर किनारे क्या है? ये पत्र संख्या पड़ा हुआ है। उसके बाद इधर आते हैं आप, प्रेषक आ गया। प्रेषक से शुरुआत हुई, शासनादेश का यही फॉर्मेट होता है। फिर सेवा में किसी एक अधिकारी को भी भेजा जा सकता है, एक से ज़्यादा को भी भेजा जा सकता है, कई विभागों को भेजा जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 करके डाला जा रहा है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजना है, तो आप उसमें सबका अलग अलग नाम ना लिख के समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हो गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं? एक सर्कुलर भी कह सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्डर जरूर है, लेकिन एक सर्कुलर है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोगों को संबंधित है। तो जब सर्कुलर पे आएंगे तो अभी इसकी हम फिर से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है क्या आता है? अनुभाग का नाम आता है। जिस भी विभाग का ये अनुभाग है उसका नाम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अनुभाग 2। इसके बाद इस तरफ क्या आ जाएगा? स्थान और दिनांक आ जाएगा। उसके नीचे जो है विषय आ जाएगा। विषय छोटा होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि आपके लेटर का प्रयोजन विषय पढ़ते ही समझ में आ जाए। इसके बाद मूल बात शुरू हो गई, महोदय करके यहाँ से शुरू हुआ। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो पहला पैरा होता है, यहाँ पर पैरा नंबर 1 नहीं लिखा है, लेकिन उसके नीचे आएंगे आप जो है, तो जहाँ पर दूसरा पैरा होता है वहाँ पर पैरा नंबर 2 लिखा जाता है, जिसकी हमने अभी शुरुआत में बात की थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर भौदीय लिख के अधिकारी का नीचे नाम आ जाएगा। यहीं पर भौदीय के नीचे या अपने नाम के ऊपर वो साइन करेगा, नीचे जो है उसका पदनाम लिख दिया जाएगा। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है शासनादेश.com। आपको भी जो है अगर सरकारी पत्रों के उदाहरण देखने हैं तो आप जो है शासनादेश.com से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रतिलिपि वाली बात को कर लेते हैं कि जो है जो पृष्ठांकन था उसको थोड़ा समझ लीजिए। पृष्ठांकन क्या होता है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो ये शब्द जो है आपको परेशान करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं भौदीय लिख के अधिकारी ने साइन कर दिया, यहाँ तक जो है ये हो गया। और अधिकारी का जो नाम होता है वो अंडर ब्रैकेट ही लिखा जाना चाहिए, जैसे कि पिछले लेटर में नहीं लिखा था। लेकिन जो सही तरीका वो ये है कि वो अनिल कुमार लिखा है, नाम लिखा है, XYZ लिखा है, तो वो अंडर ब्रैकेट होना चाहिए, उसके नीचे उनका पदनाम आना चाहिए। अब नीचे फिर से जो है आप देख रहे हैं संख्या पड़ा हुआ है, यानी पत्र संख्या। ये सेम ऊपर वाला भी हो सकता है, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं पृष्ठांकन करना। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर का लेटर है इसको हम कई अन्य लोगों को या किसी और अन्य को, एक को भी भेज सकते हैं, एक से ज़्यादा को भी भेज सकते हैं।
उसके बाद जो है अगर डेट सेम है, जो ऊपर की डेट है, डेट में कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर तद्दिनांक लिख के आ जाता है। अब हम जो है इसकी प्रतिलिपि या इसकी कॉपी किसको भेज रहे हैं उसको लिखा जाता है। अगर उससे कुछ आप अपेक्षित है तो वो भी लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, यानी आप अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करिए। उसके बाद जो है आज्ञा से लिखकर जो है फिर से नाम और पदनाम अधिकारी का लिख दिया गया जो साइन कर रहा है इस पे। तो इस तरह से ये एक शासनादेश है, और ये शासनादेश जो है सबसे कॉमन टाइप का जो है पत्र होता है सरकारी, जो जिसका फॉर्मेट जो है आपको पता होना चाहिए। ये एक जो है साधारण मतलब कि ब्लैंक जो है केवल प्रारूप ही प्रारूप है, जिससे आप समझ सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको पृष्ठांकन या प्रतिलिपि में एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए 4 अधिकारी या 5 अधिकारी को आप भेज रहे हैं पत्र जो है, तो जो पहले नंबर पे आएगा वो उनमें से सबसे सीनियर का नाम आएगा। मान लीजिए आप 3 अधिकारी को ले रहे हैं, एक जो है किसी राज्य का जो है मुख्य सचिव हो गया, एक किसी विभाग का प्रमुख सचिव हो गया, एक जो है अनुसचिव हो गया। तो अगर इन तीनों को हमको क्रम में रखना है तो सबसे नंबर 1 वाले उसमें उसका नाम लिखा जाएगा किसका, मुख्य सचिव का, जो चीफ सेक्रेटरी है उस स्टेट का। उसके नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ जाएगा, उसके नीचे जो है अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी का नाम आएगा। मतलब आपको पद सोपान जो है वो वरीयता क्रम में जो है यहाँ पर लिखना होता है, जो बहुत ज़रूरी बात होती है। अब अभी जो हमने देखा उसमें आलेखन की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आलेखन में जो हमने देखा सेम वही बात लिखी है। पत्र में सर्वप्रथम सबसे ऊपर दाहिनी ओर पत्र संख्या अंकित किया जाता है। अभी हमने पीछे देखा ना कि इस तरह से हमारा पत्र था, तो दाहिनी ओर सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, यहाँ पर पत्र संख्या लिखा जाता है। तदुपरांत पत्र में बाईं ओर प्रेषक का नाम, यहाँ पर प्रेषक सेवा में ये सब आ जाता है जो है, और जिसको प्राप्त होता है या जिसको प्रेषिती भी है उसको हम कहते हैं। जो पत्र का प्राप्तकर्ता या रिसीवर होता है उसको हम प्रेषिती कहते हैं हिंदी में। उसके बाद नीचे यहाँ से अनुभाग लिखा जाता है, यहाँ पर स्थान और दिनांक लिख दिया जाता है। उसके नीचे विषय आ जाता है, फिर महोदय करके हम अपना पत्र जो है प्रारंभ करते हैं। तो जो कुछ हमने अभी फॉर्मेट में देखा वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और फॉर्मेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए जो है जो विशेषताएं हैं मुख्य रूप से उनको आप जो है याद रखिए। अब अगला लेटर जो है हमारा है, जो चौथा लेटर हमारा है वो है अर्धशासकीय पत्र या डीओ, जिसको हम डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ये एक अपवाद पत्र है सरकारी पत्रों में, इसलिए जो है इसको प्रायः जो है प्रमुखता से पूछ लिया जाता है। अब इसमें अपवाद वाली क्या बात है जिसको हमने डिस्कस किया कि सभी सरकारी पत्र औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा औपचारिक पत्र है जिसमें आप अनौपचारिक भाषा शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 अधिकारियों के मध्य जो है व्यक्तिगत रूप से जो है एक दूसरे को लिखा जाता है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका प्रयोजन क्या होता है। तो मान लीजिए एक ज़िले के एक डीएम साहब हैं, एक एसएसपी साहब हैं, और जो है एसएसपी साहब को या डीएम साहब को एक सूचना मिलती है कि हमारे ज़िले में जो है कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ गए हैं जो है यहाँ का सांप्रदायिक माहौल, कम्युनल जो हार्मोनी है उसको बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो है इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। अब इमीडिएट एक्शन चाहिए तो आपकी बात भी इमीडिएटली वहाँ पर पहुँचनी चाहिए जिससे आपको बात करनी है, और आप ये भी चाहते हैं कि ये बात डिस्क्लोज ना हो। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पत्र होता है ये गोपनीय श्रेणी में आता है। इसमें लिफाफे पे या पत्र के साइड में ऊपर बड़ा बड़ा गोपनीय लिख दिया जाता है, और जिस अधिकारी के लिए लिखा गया है ठीक उसको उसके हाथ में रिसीव कराया जाता है, ये उसके ऑफिस में नहीं दिया जाता है। अगर डीएम ने एसएसपी को लिखा है तो जो भी उस पत्र को लेके गया है वो सील बंद लिफाफे को वो एसएसपी के हाथ में ही देगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से जो है उनको प्राप्त कराना जरूरी होता है। ये गोपनीयता की श्रेणी में आता है, कॉन्फिडेंशियल लेटर है। तो अब अगर जो है
पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए डीएम और एसएसपी जो हम उदाहरण लेके चल रहे थे, तो ऐसी दशा में क्या हो सकता है, एक तो सामान्य पत्राचार होता है जिसमें पहले एक फाइल तैयार होती है, फाइल पे नोट शीट लिखी जाती है, नोट शीट में जो है पत्र का आलेख लिखा जाता है, उसको कार्यालय का बाबू से लेके जो है और जो सबसे बड़ा बॉस होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वहाँ तक जो है सभी की उस पर नोटिंग होती है। जब सबकी सहमति होती है तब फाइनली लेटर पे हस्ताक्षर होता है। फिर वो लेटर डिस्पैच होगा, उस पर पत्रांक पड़ेगा, दिनांक पड़ेगा, फिर वो डाक के द्वारा या विशेष वाहक से संबंधित कार्यालय में जाएगा, दूसरा कार्यालय उसको रिसीव करेगा, वहाँ पर उस पर जो है डायरी नंबर पड़ेगा, फिर वो किसी अन्य अधिकारी को मार्क होगा, मार्क होने के बाद उस तक पहुँचेगा। तो कुल मिलाकर एक कार्यालय से पत्र लिखने से लेके और दूसरे कार्यालय में प्राप्त होने तक उस संबंधित अधिकारी को जो है इतनी सारी औपचारिकताएं हैं। तो अगर किसी इमरजेंसी के केस में इन सारी औपचारिकताओं को फॉलो किया गया तो 2 से 4 दिन जो है केवल लेटर बनने से लेटर पहुंचने में लग जाएगा। तो यही इसका प्रयोजन है कि आप द्रुत गति से, आप बहुत तेजी से एक पर्सनल लेवल पर और एक गोपनीय तरीके से अपनी बात को दूसरे अधिकारी तक पहुंचा सकें। और ये प्रायः जो है समकक्ष अधिकारियों में लिखा जाता है। तो ये अर्धशासकीय पत्राचार हो गया। और अब मान लीजिए जो हम उदाहरण लेके चल रहे थे उसमें लिखा गया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं आपसे जो है पर्सनल तुरंत मिलकर जो है इसके बारे में जो है कुछ बात करना चाहता हूं। तो एक मैसेज पहुंच गया, आपस में मुलाकात हो गई, जो भी डिसाइड हुआ वो हो गया। तो कुल मिलाकर जो है इसका प्रयोजन, इसका तरीका आप समझ गए कि ये क्या होता है। अब इसमें जो है कुछ जो फॉर्मेट है उसमें जो है कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि इसमें महोदय जरूरी नहीं कि आप महोदय ही लिखें, महोदय लिख सकते हैं, कहीं पर ऐसा नहीं कि महोदय नहीं लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 अधिकारी एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर लिखते हैं तो थोड़ा सा जो है एक मित्रता वाला भाव होना चाहिए। उसके लिए जैसे कि प्रिय, प्रियवर, प्रियश्री या प्रियश्री, जैसे मान लीजिए किसका नाम है आनंद, तो प्रियश्री आनंद जी, प्रिय महोदय, प्रिय डॉक्टर साहब, प्रिय इंजीनियर साहब। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग घनिष्ठता को दर्शाने के लिए होता है। और अंत में जब अधिकारी स्वनिर्देशन करता है अपने को, जो है जहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं वहाँ पर कैसे लिखता है, आपका सद्भावी, भवननिष्ठ, आपका या आपका शुभचिंतक, आपका शुभाकांक्षी, इस तरह के शब्दों का वहाँ प्रयोग होता है। इसमें प्रेषक और सेवा में ये जो है शब्द बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होते हैं यहाँ पर जो है। और एक और खासियत है, अगर कोई अर्धशासकीय पत्र किसी अधिकारी को भेजा गया है और पाने वाला अधिकारी उसका उत्तर लिख रहा है तो वो भी अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से ही इसका उत्तर देगा, यानी इसका जो रिप्लाई होता है वो भी डीओ का डीओ के फॉर्म में ही होता है। अब इसके प्रारूप को समझ लीजिए तो सारी बात आपको जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए जिससे आपको मैं समझा पाऊँ। तो आजकल जो है जिस तरह से बिजनेस लेटर्स में जो है लेटर हेड छपे हुए होते हैं, उसी तरह से अर्धशासकीय पत्रों में भी जो है सरकारी अधिकारी, सरकारी कार्यालयों के लेटर हेड जो है छपे हुए होते हैं और इसी पे भेजा जाता है। तो लेटर हेड अगर छपा होता है तो बीच में विभाग का लोगो, या अगर जो है ये शासन स्तर का पत्र है तो उत्तर प्रदेश सरकार का, अगर राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो ये लोगो होता है। इधर क्या होता है, जो लिखने वाला है, यहाँ ये नाम किसका है, जो पत्र का प्रेषक है, लेकिन यहाँ प्रेषक शब्द नहीं लिखा हुआ कहीं पर। जो पत्र भेजने वाला है उसका नाम और पदनाम यहाँ पर लिख दिया जाता है, किस साइड, बाईं साइड जो है। और इधर दाहिनी साइड हम चलते हैं, यहाँ पर जो है सारी जानकारी कार्यालय के बारे में। सबसे ऊपर क्या लिखा है, पत्र संख्या लिख दिया गया है, उसके नीचे जो है कार्यालय का पूरा नाम, कार्यालय, विभाग, अनुभाग जो भी है उसका पूरा नाम, उसके बाद जो है पता, उसके बाद टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल, जो कुछ भी जो है कांटेक्ट की जानकारी सब वहाँ पर लिख दी गई। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर प्रिय महोदय से शुरुआत की गई, नार्मली क्या लिखते हैं महोदय, लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रिय महोदय। उसके बाद जो है पूरी बात यहाँ पर लिखी गई। उसके बाद यहाँ पर भौदी का जो है प्राय प्रयोग नहीं होता है, लेकिन भौदी का प्रयोग जो है बैन भी नहीं है, वर्जित भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो साइन करने वाले ने अपना यहाँ पर नाम लिख दिया, साइन कर दिया।
यहाँ पर पदनाम नहीं लिखा जाता क्योंकि पदनाम एक बार ऊपर आ गया है, ये भी इसकी एक विशेषता है। अब इसके साइड में यहीं पर जहाँ पर जो है वो प्रेषक ने अपना साइन किया था, उसी के लेफ्ट हैंड साइड जो है जिसको पत्र लिखा गया है, यानी सेवा में जो है प्रेषिती जो है, उसका नाम, उसका पदनाम, उसका विभाग, विभाग का पता इत्यादि जो है सब कुछ यहाँ आएगा। तो आप इसमें थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा कि जिसको भेजा जा रहा है पत्र उसका नाम जो है नीचे आ रहा है, जबकि प्राय बाकी सरकारी पत्राचार में उसका जो है ऊपर आता है। इसके बाद पृष्ठांकन कर देते हैं। अगर जरूरी हो किसी अन्य को भी इसको भेजना तो प्रतिलिपि लिखी हुई है, प्रतिलिपि लिखकर जो है यहाँ पर वरीयता क्रम के हिसाब से जो है नाम लिख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम ये जो है एक इसका टिपिकल जो है ब्लैंक फॉर्मेट है जो आपको दर्शाने के लिए है कि इसकी जो है प्रारूपगत विशेषताएं क्या होती हैं। अब अभी जो हमने जो प्रारूप में देखा, जो हमने आपको डिस्कस किया, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, तो इसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रारूप से ही आप समझ गए होंगे। अगला पत्र जो हमारा है वो है सर्कुलर या परिपत्र है। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर स्वयं में कोई एक लेटर सरकारी पत्र नहीं होता है। कोई भी सरकारी पत्र जो एक से ज़्यादा विभागों, अधिकारियों, कार्यालयों को एक साथ भेजा जा रहा संबोधित करके, वो अपने आप में परिपत्र बन जाता है। जैसे कि एक साधारण शासनादेश है और वो जो है हम एक से ज़्यादा कार्यालयों को, विभागों को भेज रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा? परिपत्र कहलाएगा। इसी तरह से मान लीजिए जो है एक अर्थशासकीय पत्र है, वो एक से ज़्यादा लोगों को भेजा जा रहा है, तो वो भी एक परिपत्र कहलाएगा। इसी प्रकार जो है अगर कोई एक कार्यालय आदेश है, एक व्यक्ति को ना संबोधित करके एक से ज़्यादा लोगों को वो भेजा जा रहा है, तो वो भी जो है क्या कहलाएगा? परिपत्र कहलाएगा। तो परिपत्र जो है मूल रूप में किसी भी तरह का सरकारी पत्र हो सकता है, बस उसकी विशेषता ये है कि अगर उसमें एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ भेजा जा रहा है तो वो जो है परिपत्र कहलाता है। परिपत्र का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि जब कोई सरकारी आदेश, नियम, कानून, कोई नई पॉलिसी, कोई नई नीति, कोई नया विधान जो है सरकार ने बनाया और वो चाहती है कि वो सारे जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी सरकारी संबंधित जो है उससे विभाग हैं, सभी को हम एक ही लेटर लिखें और सब तक वो जानकारी पहुंच जाए, तो वो परिपत्र हो गया। ये उसका प्रयोजन हो गया। कुछ खास बातें जो है सरकारी इसकी जो हमारा परिपत्र है या सर्कुलर है, परिपत्र को गश्ती चिट्ठी भी कहते हैं या परिक्रमित पत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गश्त लगाती है। गश्त लगाने का मतलब क्या है? मान लीजिए प्रेषक तो एक हो गया, मान लीजिए चीफ सेक्रेटरी हैं, और सेवा में जो है कितने हो गए? मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को जो है संबोधित करके कोई पत्र जो है सरकारी भेजा जा रहा है। तो क्या किया जाता है? इसके साथ एक सादा पन्ना नत्थी कर दिया जाता है, उसके साथ एक सादा पन्ना जो है पीछे लगा दिया जाता है। उसका क्या काम होता है? जितने भी लोग, जैसे 1 नंबर वाले ने रिसीव जो प्राप्त किया, अपनी प्रति प्राप्त की, अपनी एक कॉपी प्राप्त की, तो उस पर वो रिसीविंग दे देगा। रिसीविंग का मतलब कि हमने प्राप्त किया, उसके लिए अपने इनिशियल या हस्ताक्षर करके या कार्यालय की मोहर लगा दी, तो वो मान लिया गया कि ये प्राप्ति का जो है इनका रिसीविंग हो गई। ऐसे ही दूसरे वाले ने, तीसरे वाले ने, चौथे वाले ने, पांचवें वाले ने 10 लोगों को भेजा गया था, 10 लोगों ने उसको रिसीव कर दिया। तो जिस पर वो रिसीव कराया गया, जो सादा पन्ना था, वो जो है मूल पत्र के साथ घूम के उसी ऑफिस में पहुंचा जहां से वो पत्र प्रारंभ हुआ था। तो इसको क्या कहा? परिक्रमा करके आया है, गश्त लगा के आया है। यानी ये क्या है? एक जो है गश्ती चिट्ठी या परिक्रमित चिट्ठी भी इसको हम कहते हैं, और इसको शुद्ध भाषा में हम परिपत्र कहते हैं। तो ये सारी जो है बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इससे फायदा क्या होता है? इससे धन, श्रम और समय की बचत होती है, क्योंकि हमने एक ही लेटर में सभी को जो है लिख दिया जिससे जिससे वो संबंधित है, और सबको एक ही बार में पहुंच गया। अगर हम वही लेटर जो है एक को अलग भेजेंगे, दूसरे का नाम लिख के अलग भेजेंगे, तीसरे का नाम अलग भेजेंगे, तो जो है क्या होगा?
जो है हमारे समय, धन और इत्यादि की जो है बर्बादी होगी। तो आप अब देखिए, एक टिपिकल जो है परिपत्र कैसा होता है। ये वाला जो है एक शासनादेश ही है और इसमें एक से अधिक लोगों को संबंधित है। ये देखिए, 5 लोगों को एक ही पत्र भेजा गया है, भेजने वाला एक ही है और ये 5 लोगों को भेजा गया है। बाकी सारी विशेषताएं वही हैं जो एक शासनादेश की थी। देखिए यहाँ पर दाहिनी ओर पत्रांक पड़ा हुआ है, प्रेषक लिखा है, सेवा में लिखा है, उसके नीचे अनुभाग का नाम लिखा है, इधर दिनांक स्थान लिखा है, उसके नीचे जो है विषय लिखा गया है, उसके नीचे महोदय करके जो है पैराग्राफ वाइज जो है पूरा जो है विवरण दे दिया गया। यानी एक शासनादेश तो ये है ही है, बेसिकली ये क्या है, एक शासनादेश है, क्योंकि इसकी जो है जो फॉर्मेटिंग है वो एक शासनादेश की, लेकिन जो इसका मोड है, भेजने का मोड है, वो क्या है, एक परिपत्र के फॉर्म में ये भेजा जा रहा है, क्योंकि एक से अधिक अधिकारियों, विभागों इत्यादि को ये भेजा जा रहा है। बाकी जो है नीचे की चीज़ें वैसे ही हैं, उसी तरह से बहुधीय लिख के हस्ताक्षर हो गए, बाकी प्रतिलिपि हो गई इत्यादि। तो परिपत्र का भी आलेख आप समझ गए कि इसकी जो है ड्राफ्टिंग, फॉर्मेटिंग कैसी है, तो इसमें जो है कोई बहुत विशेष बात नहीं है। अब अगला पत्र हमारा जो है वो है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश जिसको हम ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, ये क्या है, ये एक तरह का आदेश है, निर्देश है, कोई किसी कार्यालय का नियम है या किसी कार्यालय में किसी कर्मचारी की कोई छुट्टी स्वीकृत की गई, उसकी पदोन्नति हुई, उसका स्थानांतरण हुआ, इस तरह का, मतलब किसी भी सरकारी कार्यालय के एक तो अंदर ये होता है, इसका दूसरे कार्यालय से कोई मतलब नहीं होता है, जिस कार्यालय से संबंधित है उसी कार्यालय में इसका महत्व होता है और उसी पर ये लागू होता है। चूंकि ये आदेश है, इसलिए अगर इसका अनुपालन नहीं किया गया तो वो दंडनीय होगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को कहा गया है कि आपका स्थानांतरण किया है, आप जो है सो एंड सो प्लेस पर जाके ज्वाइन करिए, और वो नहीं गया तो उसके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि एक आदेश होता है और इसका प्रभाव उसी कार्यालय तक सीमित होता है जिस कार्यालय से ये जारी हुआ है। इसमें जो संगठन की नीतियां हैं, मतलब सरकारी संगठन की नियम है, वो सभी कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए होता है। इसका जो फ्लो होता है वो वरिष्ठ से कनिष्ठ की तरफ होता है। यानी कार्यालय आदेश जो होता है वो कभी कनिष्ठ से वरिष्ठ को नहीं लिखा जा सकता है, हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर लिखा जाता है, क्योंकि कार्यालय का जो हेड होता है या कार्यालय का जो एक उच्च अधिकारी होता है वो अपने सबऑर्डिनेट कर्मचारियों के बारे में ये लिखता है। आप कार्यालय आदेश के प्रकार क्या हो सकते हैं, तो उसका जो प्रयोजन होगा वही उसका प्रकार होगा। मान लीजिए एक नियुक्ति की जा रही है किसी कार्यालय में, या स्थानांतरण किया जा रहा है, या स्थायीकरण किया जा रहा है, प्रतिनियुक्ति की जा रही है, प्रमोशन किया जा रहा है, या किसी का रिन्यूअल या नवीनीकरण जिसको हम कहते हैं, कोई परिवर्तन किया जा रहा है, किसी के अवकाश स्वीकृत किया जा रहा है या स्वीकृत किया जा रहा है, कोई सरकारी शासकीय आदेश जो है जारी किया जा रहा है, तो ये सभी क्या है, ये जो उसमें मैटर होगा उसी के आधार पर उसका ये प्रकार डिसाइड हो जाएगा। अब एक कार्यालय आदेश जो है किस तरह से दिखता है, यानी उसका ड्राफ्ट कैसा होता है, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। तो देखिए, इसमें जो है प्रेषक और सेवा में कुछ नहीं लिखा जाता है। इसमें सीधे सीधे पहले जो विभाग है, अनुभाग है या कार्यालय है वो सेंटर में बीचों बीच में आ जाएगा। जैसे ये लोक सेवा आयोग का जो है कार्यालय आदेश है, तो यहाँ पर जो है वो आ गया, पत्र संख्या आ गई, दिनांक और स्थान आ गया, उसके बाद बीचों बीच में कार्यालय आदेश लिख गया, प्राय अंडरलाइन कर दिया जाता है उसको। अब जो आदेश है वो यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता कि ये सेवा में किसको है या प्रेषक, ये इत्यादि नहीं लिखा, सीधे सीधे जो है जो आदेश है वो यहाँ पर लिख दिया गया। फिर आदेश देने वाले अधिकारी के साइन, उसका ब्रैकेट में नाम और पदनाम आ गया जो है इसके नीचे। फिर इसमें पृष्ठांकन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऊपर तो लिखा नहीं है कि किसको ये संबोधित है, किसके पास भेजे, तो पृष्ठांकन बहुत जरूरी होता है। प्रतिलिपि इसकी की जाती है, तो यहाँ पर पृष्ठांकन किया गया और जिन जिन को ये अनुपालनार्थ और सूचनार्थ भेजा जा रहा है उनका
जिक्र कर दिया गया और बाद में फिर से अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ये सब जो है आ जाएगा। तो ये इसका जो है एक ड्राफ्ट हो गया। तो ये जो नॉर्मल शासनादेश होता है उससे देखने में ड्राफ्टिंग इसकी अलग होती है। अब ये जो है एक देखिए जो यूपी गवर्नमेंट से ही रिलेटेड एक कार्यालय आदेश है, उत्तर प्रदेश शासन का है, ये जो है वेबसाइट से लिया हुआ। तो बीचे बीच में कार्यालय का पूरा विवरण, पत्र संख्या, दिनांक, स्थान, कार्यालय आदेश आ गया। उसके बाद जो है जैसे अभी हमने पिछला फॉर्मेट देखा था उसी प्रकार से जो है और यहाँ पर देखिए इतने सारे लोगों को ये जो है किया गया है प्रतिलिपि में, और प्रतिलिपि के बाद जो है यहाँ पर जो है अधिकारी के हस्ताक्षर हो गए। तो ये क्या हो गया, एक कार्यालय आदेश हो गया। तो इसका प्रयोजन समझ गए, इसका फॉर्मेट समझ गए, और फॉर्मेट की जो विशेषताएं हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं, वही हमने भी जो है डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पत्र की तरफ चलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। तो ये जो है हमारी अधिसूचना या नोटिफिकेशन कहलाता है। इसको जो है हम कभी कभी जो है विज्ञप्ति भी कहते हैं। कहीं पर यह अधिसूचना नाम से लिखा होता है, कहीं विज्ञप्ति नाम से लिखा होता है, और इंग्लिश में इसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं। ये जो है बहुत ही महत्व का जो है लेटर होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी किया जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जारी कर रही है नोटिफिकेशन तो राज्यपाल का नाम लिखा होगा राज्यपाल के नाम से, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो राष्ट्रपति के नाम से। इसकी भाषा आपने पढ़ी होगी, जैसे आप मान लीजिए टेंडर निकलते हैं तो श्री राज्यपाल महोदय ऐसा ऐसा करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, इस तरह की लाइनें आपने पढ़ी होंगी। तो वो नोटिफिकेशन होता है, और इसका पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसका समाचार पत्रों में पब्लिकेशन कराया जाता है, वेबसाइट्स पे कराया जाता है, और उसके अलावा जो है सरकारी गजट में भी इसको जो है पब्लिश कराया जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी जो है सभी आम नागरिकों को होना आवश्यक होती है। जन साधारण के सूचनार्थ इसको पब्लिश कराया जाता है। और उसके बाद जो है कोई जो है जन साधारण ये तर्क नहीं ले सकता किसी कोर्ट में कि मुझे इस कानून की जानकारी नहीं थी, क्योंकि प्रायः जो है ये अगर सांविधिक यानी जब स्टेट्यूटरी टाइप की जो नोटिफिकेशन होता है उसमें कोई ना कोई नया नियम कानून जो है जो प्रख्यापित किया जाता है वो उसमें होता है। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि हेलमेट पर चालान, जैसे वाहन की नियमावली है तो हेलमेट पे चालान अभी तक 100 रुपया होता था, और सरकार ने कहा कि अब जो है ये 1000 हो गया। इसके लिए क्या किया, सरकार ने बकायदा जो है एक नोटिफिकेशन राज्यपाल के नाम से जो है पेपर में छपवा दिया, सरकारी गजट में प्रकाशित करा दिया, वेबसाइट्स पे लगवा दिया, और परिवहन विभाग की वेबसाइट पे भी वो पड़ गया। कुल मिलाकर जब इतना कार्य सरकार ने कर दिया और उसके बाद आप जा रहे हैं, आपका चालान हुआ, आपने कहा कि 100 रुपया अभी तक था, लेकिन जो है आपको बताया गया अधिकारी के द्वारा कि 100 नहीं, अब ये 1000 रुपया हो चुका है, और जो है ये इतने तारीख से लागू था। तो आप चले गए कोर्ट कि मुझे तो यही जानकारी थी कि जो है ये 100 रुपया इसका जो है फ़ाइन होता है, लेकिन मुझसे 1000 रुपया लिया जा रहा है, और सरकार ने जो नियम बनाया मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो अगर वो गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसका पेपर में पब्लिकेशन हुआ है, वो एक कानून की शक्ल में जो है आ चुका है, जन साधारण के जो है प्रकाशनार्थ वो जो है पब्लिश हो चुका है, तो आपका जो है ये प्ली कि आपको उसकी जानकारी थी, यह आपको कोर्ट में नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन या जो है विज्ञप्तियाँ होती हैं इस तरह की सरकारी, अगर वो पब्लिश हुई हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसके बारे में बात हो गया। अधिसूचना में भी सेवा में प्रेषक इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा भाषा शैली जो होती है वो मतलब होती है औपचारिक ही, लेकिन इसमें शब्द क्लिष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर विधिक शब्दों का, लीगल टर्म्स का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि मान लीजिए कोई नियमावली है, कोई नया कानून बनाया गया, तो उनकी आप जो है अगर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत ही जो है वो टफ होता है, और इसमें किसी एक व्यक्ति को संबोधित नहीं किया जाता, ये सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित होती है।
इसमें अंत में जो है जो हस्ताक्षर करता है अधिकारी, वो आज्ञा से लिखकर हस्ताक्षर करता है, क्योंकि उसको आज्ञा कहाँ से प्राप्त हुई है, वो जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय की सहमति के उपरांत जो है इसको जारी किया जा रहा है, और इसीलिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। इसका महत्व क्या है, तो हमने इतनी बातें कर ली, तो आप जो है महत्व तो इसका समझ ही गए होंगे कि अधिसूचना जो है अधिसूचित होकर जब गजट में प्रकाशित हो जाती है तो वो जो है एक अधिकृत या एक ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन हो जाती है। इसका जो लीगल जो है इम्पोर्टेंस है, वैधानिक महत्व है, वो बहुत ज़्यादा होता है, या यूँ कह लीजिए सर्वाधिक होता है, क्योंकि ये जो है कोर्ट ऑफ लॉ में भी जो है ये लागू होता है, वहाँ पर भी मान्य होता है, इसलिए इसकी लीगल वैल्यू सर्वाधिक होती है। सरकारी दस्तावेजीकरण के लिए ये स्वप्रमाण होते हैं, मतलब कोई भी कानून अगर जो है नोटिफाई हो गया है तो उससे संबंधित जो है वो स्वप्रमाणित हो जाता है कि ये कानून बन चुका है। इसका जो है पद सोपानात्मक महत्व भी सर्वाधिक होता है, और ये तो हमने बात कर ली कि जो है कोई नियम कानून पॉलिसी बनी उसके लिए क्या कहता है, जितने भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर जिनको राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है, इसमें IAS PCS क्लास 1 ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, विभिन्न विभाग में विभिन्न पोस्टें होती हैं। तो अगर उनका कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, उनकी सेवानिवृत्ति हो रही है, या उनका कोई वेतन वृद्धि की गई, उनको कोई दंड दिया गया, उनका निलंबन किया गया, उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की गई, तो उनके जितने भी सर्विस रिलेटेड मैटर हैं, सेवा संबंधी प्रकरण हैं, वो भी जो है नोटिफिकेशन के फॉर्मेट में ही जारी किए जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में भी जन साधारण को पता होना जो है जरूरी होता है। तो इसके जो है 2 प्रकार की जो है ये जारी होते हैं। एक तो प्रशासनिक हो गया, जो हमने बात की जो है, जैसे कि कोई भी राजपत्रित या गजेटेड ऑफिसर है, उसका स्थानांतरण, उसकी नियुक्ति, उसकी रिक्ति, उसकी पदावनति, उसकी वेतन वृद्धि इत्यादि जो है ये उससे संबंधित हो सकता है। दूसरा जो है जिसकी स्टैट्यूटरी या जो है सांविधिक वैल्यू हो, जो लीगल परिप्रेक्ष्य में, जिसमें कोई नियम, उपनियम, कोई क्लॉज, कोई एक्ट, कोई जो है कानून, या जो एक कोई नई पॉलिसी ड्राफ्ट की गई सरकार के द्वारा, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक की जानकारी के लिए जो है प्रकाशित कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक जो है हम फॉर्मेट देख लेते हैं, तो जो है आपको प्रारूपगत विशेषताएं भी पता चल जाएंगी कि क्या है इसकी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर भी अधिसूचना या विज्ञप्ति इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश शासन, मतलब जिस कार्यालय से, जिस अनुभाग से, जिस विभाग से जारी हुआ, उसकी संख्या, फिर स्थान, दिनांक लिख देते हैं। अधिसूचना है तो अधिसूचना। अब अधिसूचना में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, विविध है या जो है सांविधिक है, तो वो भी कभी कभी इसके नीचे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद जो इसकी भाषा शैली आप देखिए किस तरह की होती है। सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा के समीक्षा अधिकारी पद को एतद द्वारा राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं राज्य में या केंद्र सरकार में जो जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, जितने भी सरकारी नियम कानून, भले ही वो विधानसभा में बने हैं, लेकिन जब अंतिम मोहर उस पर राज्यपाल की लगती है तभी वो एक कानून की शक्ल में आ पाते हैं। तो हमेशा जो है जितना भी जो कार्रवाई होती हैं वो सभी राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। फिर आज्ञा से लिखकर हस्ताक्षर और पदनाम जो इस पर साइन कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामलों में राज्यपाल या राष्ट्रपति के भी साइन आप इस पे देख सकते हैं। वैसे उनका जो है कोई सबऑर्डिनेट ही करता है, लेकिन कुछ जो है बहुत ज़्यादा जो है जैसे कि कोई एक्ट वगैरह नया पास होता है, उनमें ज़्यादातर जो है कभी कभी आप देखेंगे जो है साइन जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के ही हो जाते हैं। फिर पृष्ठांकन संख्या, दिनांक, उसका प्रतिलिपि करके जो है इस तरह से ये जो है कर। तो एक साधारण सा जो है ये केवल आपको फॉर्मेट बताने के लिए जो है हमने दिखाया। अब सरकारी गजट निश्चित रूप से आपने देखा होगा, क्योंकि अब सूचना क्रांति का दौर है, बहुत सारे ऐसे
सरकारी गजट वगैरह नियम आपके पास जो है प्राप्त होते रहते हैं। तो ये जो है एक विज्ञप्ति, एक अधिसूचना का प्रकाशन किया गया सरकारी गजट में। सरकारी गजट कहाँ छपते हैं? गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं। ये देखिए सरकार का लोगो हो गया, मतलब जो राज चिन्ह हो गया, यहाँ पर जो है सब कुछ लिख दिया गया। अब यहाँ पर सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, कैटेगरीज की लिख दी गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, फिर किस नियम उपनियम के अंतर्गत प्रकाशित है, फिर जो है दिनांक स्थान इत्यादि जो है, उसके बाद किस सरकार के किस अनुभाग या विभाग के द्वारा किया गया है, इसकी संख्या क्या है, नोटिफिकेशन नंबर क्या है, इस दिनांक स्थान, अधिसूचना है तो किस तरह की, विविध है, मिसलेनियस वाली है। फिर उसके बाद इस तरह से ये जो है पूरा छप जाता है। यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि कभी भी जो है सरकारी नोटिफिकेशन गजट में जब पब्लिश होता है तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पब्लिश होता है, और आवश्यकता पड़ने पर, जैसे कि वैकल्पिक राजभाषा उर्दू है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो उर्दू में भी उसका जो है प्रकाशन कराया जा सकता है, जिससे जन साधारण जितने भी तरह की भाषा उस राज्य में निवास करने वाले लोग जानते हैं, तो जो राजकीय भाषा प्राप्त जो है दर्जा प्राप्त भाषाएं हैं उन सभी में कराया जाता है। हिंदी इंग्लिश तो जो है अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि आपको पत्राचार से संबंधित जो है सारी बातें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वो इस लेक्चर में कवर हो गई होंगी और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।